हेलो। हाँ, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। फंक्शन थोड़ा बहुत करवा दिया था सर ने, आज उसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फंक्शंस में तीन टाइप फंक्शन की। सबसे पहली तो बात ये थी कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें कंडीशन ये थी कि एक डोमेन के एलिमेंट से एक कोडोमेन के एलिमेंट पर कनेक्ट हो सकता है या मल्टीपल भी कनेक्ट हो सकता है, बट मल्टीपल इनपुट से एक कनेक्ट हो सकता है। एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट नहीं निकल सकते। इसको हमने क्या नाम दिया था? 1 to 1 या फिर many to 1। ये दो केसेस अलाउड है। 1 to many अलाउड नहीं है और many to many तो ऑफकोर्स अलाउड नहीं है। ठीक है, ये चार केसेस हमने रिलेशन में देख लिया थे, जिसमें से दो केसेस हमें फंक्शन में कंडीशन कंसिडर करने थे। एक था 1 to 1 और दूसरा था many to 1। ये वाला many to 1 दिख रहा है, ये वाला 1 to 1 दिख रहा है, तो ये दोनों फंक्शन के कंडीशन में सेटिस्फाइड होंगे। दूसरी एक और कंडीशन थी। अच्छा हाँ, 1 to 1 का नाम क्या दिया था? 1 to 1 का नाम हमने दे दिया था इंजेक्टिव, क्योंकि ये इंजेक्ट होता था, ये इंजेक्ट हो रहा है डोमेन से कोडोमेन के अंदर। जैसे हमारे बॉडी में इंजेक्शन दिया जाता है, एक इंजेक्शन से एक ही जगह पर छेद किया जाएगा बॉडी में। ऐसा नहीं है कि एक इंजेक्शन साइमल्टेनियसली मल्टीपल जगह पर होल्स कर सकता है। तो एक डोमेन का इनपुट एक ही जगह पर आउटपुट देगा, तो दैट इज 1 to 1 और इसको बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। सेम चीज इसी के जैसे एक थी सर्जेक्टिव का नाम था ऑनटू, और ऑनटू का मतलब क्या था? कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रेंज में आ जाएंगे। सर्जेक्शन का मतलब है फैल जाना। एक पूरे सरफेस के ऊपर पानी अगर आपने डाल दिया, वो पूरे के पूरे सरफेस पर फैल जाएगा, इसको बोलेंगे सर्जेक्शन। तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? जिसके सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ प्री इमेज होगी, मतलब उसका कुछ ना कुछ डोमेन में पार्ट कंसिडर होगा। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को बोलेंगे सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन 1 to 1 भी होंगे और ऑन टू भी होंगे, उनको नाम क्या दिया जाता था? 1 to 1 एंड ऑन टू। ये दोनों होंगे, इसलिए इसका नाम होगा बाइजेक्टिव। ये सारे नाम याद रहना जरूरी है। एक होगा 1 to 1, फिर many to 1, फिर होगा ऑन टू, फिर होगा इनटू, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, डोमेन, कोडोमेन, ये सारे और रेंज, ये सारे नाम और उनके मतलब आपको पता होना जरूरी है। लास्ट क्लास में बता दिए हैं, वैसे आज केवल उनके नाम का रिवीजन किया है। आगे कुछ ग्राफ देख लिए थे आपने। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ देख लिया था, सिंपल लीनियर ग्राफ होगा ये। y इक्वल्स टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। इसका नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि जो आपने इनपुट दिया वही आपका आउटपुट भी निकल कर आया, तो ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमेशा होगी। x इक्वल्स टू y आ जाएगा, तो उसकी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ये बात पता है ना आपको कि लीनियर इक्वेशन का y इक्वल्स टू ax प्लस b का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, ये बात पता है। y इक्वल्स टू mx प्लस c ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन के जैसे बनेगा। इसमें अगर आपको इसका स्लोप देखना है तो ये एंगल थीटा बन जाएगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। ये होगा इसका स्लोप। स्लोप यूजुअली m इस लेटर से डिनोट किया जाता है, और इसीलिए लाइन का इक्वेशन भी बन जाता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर c इज द y एक्सिस का इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है। m की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आगे जाएगा, नेगेटिव में बढ़ती जाएगी तो हॉरिजॉन्टल पीछे वाले साइड से ऊपर आते जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये लाइन ऊपर जाती जाएगी, c की वैल्यू जैसे जैसे नेगेटिव होती जाएगी वैसे वैसे लाइन नीचे जाती जाएगी, ताकि y एक्सिस का उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा था। इसी के जैसे एक कांस्टेंट फंक्शन का भी ग्राफ देख लिया था। कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, मान लो कांस्टेंट की वैल्यू -2 है, -1 है, तो वो हर x के वैल्यू के लिए -1 देगा, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। अगर y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा तो वो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी 6 के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही जब आप फंक्शन को उल्टा कर दोगे, x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लिखोगे,
तो वो एक ऐसी वर्टिकल लाइन बनेगी, x इक्वल्स टू, जैसे मान लो यहाँ पर 4 है, वो 4 के ऊपर से पास करेगा, x इक्वल्स टू -4 ये वाली लाइन होगी, ठीक है। बट वो फंक्शन नहीं होगा। वो फंक्शन क्यों नहीं होगा? x की -4 की एक ही वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, तो क्या ये फंक्शन होगा? ये 1 to many हो गया ना। x इक्वल्स टू -4 के वैल्यू के लिए y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, तो दिस बिकेम 1 to many। क्या 1 to many फंक्शन होता है? नहीं। तो x इक्वल्स टू समथिंग का ग्राफ आपको आना चाहिए, बट वो फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आनी जरूरी है। क्लियर है? तो इसमें यहां पर उसको ड्रॉ भी नहीं करेंगे, चाहिए तो आप केवल लिख सकते हो उसको साइड में, वर्टिकल लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल्स टू c एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू c। क्लियर है? हाँ, क्या बाकी थे? किस चीज के रूल्स? अच्छा, कहां पर है ये? एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट स्क्वायर रूट फोर्थ रूट शुड बी नॉन नेगेटिव। अच्छा, हाँ, ये कुछ कन्वेंशनली रूल्स आए हुए हैं, तो इनको याद रखेंगे। जैसे y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर ये कोई फंक्शन है, या फोर्थ रूट ऑफ x, ऐसे अगर कोई फंक्शन है, या सिक्स रूट ऑफ x, इवन पावर वाले सिक्स रूट ऑफ x, इन सारे फंक्शंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नॉन नेगेटिव आएगी। जीरो हो सकता है, x इक्वल्स टू 0 पे 0 हो सकता है, बट x इक्वल्स टू कोई भी नंबर हो। सबसे पहले तो क्या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जा सकता है? रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -2, ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है वैसे, वो उसको आगे जाके सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे उसको, बट अभी फिलहाल जो हमने सिंपल अलजेब्रा सीखा हुआ है उसमें रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी हम रूट के अंदर x को इनपुट करेंगे, एक्सप्रेशन अंडर एन इवन रूट, हाँ, क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव जा सकता है। जैसे -3 का क्यूब क्या होता है? -27, तो क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जा सकता है। स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इवन रूट्स के अंदर नेगेटिव नंबर इनपुट नहीं हो सकता। ठीक है, तो x क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो इसीलिए जो भी आप इनपुट दोगे, डोमेन मतलब इनपुट वाला पार्ट होगा, जो भी इवन रूट का इनपुट होगा, दो दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। वो 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? x विल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन, आर पॉजिटिव प्लस 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? x विल ओनली बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स और 0, इन दोनों में से ही हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं हो सकता। तो समझने वाली बात है, सिंपल बात है। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा का पूरा फंक्शन ही इनवैलिड हो गया, तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। log x टू द बेस a इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। log का फंक्शन पता है आपको? क्या होता है log का फंक्शन? कितने लोगों को नहीं पता लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता है, e की पावर x, ये तो पता होगा। अगर e की पावर x की वैल्यू a आ जा रही है तो इसको लिखा जाता है log ऑफ a टू द बेस e इक्वल्स टू x। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं e की पावर x के जगह पर e की पावर a इक्वल्स टू, या फिर a की पावर y इक्वल्स टू x, अगर ये लिख लूं, तो इसको log में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? log ऑफ x टू द बेस a इक्वल्स टू y। तो ये एक फंक्शन हो गया, y फंक्शन का इनपुट होता, फंक्शन का साइन होता है, सिंबल होता है, y इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस a। ये एक नया फंक्शन बन गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता था ना, a की पावर x, a की पावर 2, a की पावर 5, इस तरीके से। तो e कोई नंबर है, वैसे ही a कोई नंबर है, उसकी पावर मैंने y लिख ली और इक्वल्स टू वैल्यू x लिख ली। तो इसको कन्वर्ट किया जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन में, जो भी वैल्यू आ रही थी उसको लॉग का इनपुट बना दिया जाएगा, बेस एज इट इज रहेगा, और जो भी पावर आ रही थी वो आउटपुट बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों का इंटर कन्वर्जन होता है। तो अगर मैं इस तरीके से कन्वर्ट करूंगा तो ये फंक्शन बन जाएगा, ये x इनपुट हो जाएगा, ये y आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखकर बताइए, अगर a ग्रेटर देन 0 है, अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो उसकी कोई भी पावर दे दो, क्या वो कभी निगेटिव होगी? 5 की पावर -1000 बहुत छोटी होगी, 0 के बहुत पास में होगी, बट क्या वो कभी निगेटिव होगी? नहीं।
तो ये x की वैल्यू क्या कभी निगेटिव हो सकती है? नहीं। तो इसीलिए वही चीज लिखी है, log of x to the base a is defined. डिफाइंड मतलब वो उसका डोमेन, उसका x की कंडीशन क्या है? when x is greater than 0 and a is greater than 0. ये बात समझ में आई है? जब उसका बेस ग्रेटर देन 0 होगा, बेस अगर पॉजिटिव होगा, तो x केवल पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है? y कुछ भी हो सकता है, y तो आउटपुट है ना, आउटपुट तो कुछ भी हो सकता है। इनपुट उसका, इनपुट के ऊपर की कंडीशन ये है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक स्पेशल पॉइंट है यहां पर, a इक्वल्स टू 1। अगर a 1 हो गया तो 1 की पावर एनीथिंग विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर बेस 1 हो गया तो 1 इनपुट के लिए आउटपुट कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? 1 टू मैनी, x इक्वल्स टू 1 के लिए 1 की पावर 2 भी 1 है, 1 की पावर 3 भी 1 है, 1 की पावर 4 भी 1 है। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए y की मल्टीपल वैल्यूज अलाउड है। क्या ये फंक्शन का पार्ट होगा? नहीं, इसीलिए a इक्वल्स टू 1 हमने डिस्कार्ड कर दिया। बात समझ में आ रही है? लॉगरिथमिक इसको डिटेल में करेंगे लॉगरिथम चैप्टर में, आगे आने वाला चैप्टर वही है कि लॉगरिथम का बेस 1 नहीं हो सकता, और उसको अगर हमने पॉजिटिव रखा तो x हमेशा पॉजिटिव ही आना जरूरी है, ठीक है? अगली कंडीशन क्या है? डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू f of x and y इक्वल्स टू g of x आर d1 and d2 रिस्पेक्टिवली, देन द डोमेन ऑफ f of x plus g of x इज, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। हाँ, अब यहां पर ध्यान से देखिए, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, उनको मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो ऐड, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आने के लिए पहला फंक्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए और दूसरा फंक्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंटली। तो पहले फंक्शन को एग्जिस्ट करने की कंडीशन है d1, उसका डोमेन हो गया d1। दूसरे फंक्शन को एग्जिस्ट करने की कंडीशन है d2, उसका डोमेन हो गया d2। अब दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने चाहिए। तो वेन डायग्राम से अगर आप इसको देखोगे तो एक यूनिवर्सल सेट में, ऑल रियल नंबर्स के सेट में, ये d1 का एक सेट है जो फंक्शन f को सेटिस्फाई कर रहा है। f का इनपुट, f का डोमेन हो गया d1। ये कोई दूसरा सेट हो गया d2 जो g वाले फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मुझे दोनों फंक्शंस एक साथ एग्जिस्ट करने जरूरी है, तभी जाके मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन। सिंपल सी बात है समझने के लिए, है ना? अगर आपको जेई की एग्जाम देनी है तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगा और मैथ्स भी पढ़ना होगा, सही बात है? अगर आप केवल फिजिक्स पढ़ोगे तो उसका डोमेन हो गया d1, उसका क्लास हो गया फिजिक्स वाला क्लास। अगर आप केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो उसका क्लास हो गया d2, केवल मैथ्स वाला क्लास। बट अगर आपको जेई में अच्छा करना है तो आपको क्या करना होगा? दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ने होंगे और अच्छे लेवल पर पढ़ने होंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन हो गया ना। वो जो बच्चा फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ेगा और जो बच्चा मैथ्स भी अच्छे से पढ़ेगा, वही जेई में इसमें अच्छे से कर पाएगा। केमिस्ट्री भी होगा, यहां पर केवल दो के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाद में घर पे जाकर बताओगे कि मयूर सर ने बोला केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जब d1 और d2 का इंटरसेक्शन होगा तो f1 f ऑफ x भी एग्जिस्ट करेगा और g ऑफ x भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैं इनको ऐड भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, डिवाइड भी कर सकता हूं। डिवीजन में जो डिनोमिनेटर होगा, क्या वो कभी जीरो हो सकता है? नहीं। तो d2 में ऐसे एलिमेंट्स मुझे हटा देने होंगे, या d1 इंटरसेक्शन d2 में से ऐसे एलिमेंट्स मुझे हटा देने होंगे जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे रहे हैं। समझा? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता फिर। तो केवल डिवीजन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन आएगी। देख रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में d1 इंटरसेक्शन d2 है, मल्टीप्लिकेशन में भी d1 इंटरसेक्शन d2 है, केवल डिवीजन वाले ऑपरेशन में d1 इंटरसेक्शन d2, लेकिन उसमें से एक नंबर हटा दिया है। और वो नंबर कौन सा है? डिनोमिनेटर जब जीरो हो रहा है वो वाला नंबर। अब वो 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही है बात? पक्का? तो डोमेन निकालने के जो जो कंडीशंस है वो कंडीशन समझ में आ गए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? रूट के अंदर केवल पॉजिटिव जा सकता है। दूसरी कंडीशन है डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन है लॉगरिथमिक फंक्शन में का इनपुट केवल पॉजिटिव होना चाहिए। और चौथी कंडीशन है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस का इंटरसेक्शन देखा जाएगा। क्लियर है ये बातें? अब ऐसे ही रेंज निकालने के लिए भी कुछ रूल्स है। रेंज मतलब अभी तक हम x की बात कर रहे थे,
अब हम y की बात करेंगे। y कोडोमेन का पार्ट होगा। अगर कोडोमेन का पार्ट ही रेंज का पार्ट होता है, तो अगर मुझे y देखना है, मतलब रेंज देखना है, डोमेन के अंदर कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर वो फाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं वैसे, जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की अगर लाइन है, तो x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी नंबर जा सकता है। तो डोमेन फाइनाइट हो सकता, इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन अगर डोमेन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, तो रेंज जो है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स ही होगी। मतलब मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है, इस तरीके से कोई भी ग्राफ है, ठीक है, इसमें फंक्शन केवल यहां से लेकर यहां तक ही डिफाइंड है, इसके आगे कोई फंक्शन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो x की इतनी अलग अलग वैल्यूज के लिए y की कुछ अलग अलग वैल्यूज आएंगी, और जो भी वो वैल्यूज आएंगी केवल उतनी ही वैल्यूज आपके रेंज में आएंगी। बात समझ में आई है? पक्का? अगर डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा या फिर रियल नंबर्स माइनस सम पॉइंट्स होगा, जैसे इसके लिए होता है tan थीटा के लिए होता है, y इक्वल टू tan x के लिए, उसका ग्राफ पता है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है ना tan x का, माइनस पाई बाई टू पे tan की वैल्यू कितनी होती है, या प्लस पाई बाई टू पे tan की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई बाई टू कितना, tan 90 डिग्री, tan 0 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, लास्ट वाला नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो अगर tan पाई बाई टू, tan 90 के लिए अगर आप बात करोगे, तो उसका x ही डिफाइंड नहीं है, वो डोमेन का पार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो डोमेन का पार्ट नहीं रहा। तो जो भी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वैल्यू आ रही है, वो हटा के बाकी सारी वैल्यूज आपके रेंज में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो डोमेन अगर ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट्स, जैसे tan थीटा के लिए फाइनाइट पॉइंट्स कौन कौन से है, पाई बाई टू है, फिर 3 पाई बाई टू है, फिर 5 पाई बाई टू है, मतलब 90, 270, 540, ये सारे उसके जो मल्टीपल्स हैं, वो सारे नंबर्स पे tan थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो सारे नंबर्स हमने डोमेन से हटा दिए। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लो, उसकी जो जो वैल्यूज आ रही है, फाइंड दिस y फॉर x, जहां पर x डिफाइंड है, वो सारी वैल्यूज आपके रेंज में आनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, डोमेन अगर एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर डिफाइंड है, जैसे मान लो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के अंदर tan थीटा डिफाइंड है, तो डोमेन के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट। एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 से 3 के बीच में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 2.00001 से लेकर 2.99999 तक बहुत सारे पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए। तो लेकिन वो सेट तो डिफाइंड हो गया ना, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये समझा? तो एक फिक्स्ड सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उस केस के लिए फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो सबसे छोटी जो y की वैल्यू होगी, वहां से लेकर सबसे ग्रेटेस्ट जो y की वैल्यू होगी, उनके बीच के सारे नंबर्स उसमें अलाउड होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे tan थीटा में जब ये पाई बाई टू को अप्रोच करेगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी, पॉजिटिव होगी ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है ना, ग्राफ उल्टा ड्रॉ किया है मैंने, हाँ, ये प्लस पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, ये 0, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है। ये ग्राफ होगा tan थीटा का, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो जब थीटा माइनस पाई बाई टू को अप्रोच करते हुए जाएगा, तो डिनोमिनेटर घटते 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 नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वार्टर में tan नेगेटिव होता है, घटते 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 डिनोमिनेटर करीब करीब 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 0.0000001 नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, बट नेगेटिव होगा, तो वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करने लग गया। एग्जैक्ट माइनस इंफिनिटी कभी नहीं होगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, बट नंबर कुछ 5 लाख 50 लाख ऐसा नंबर बन सकता है ये नेगेटिव में। सिमिलरली जब प्लस पाई बाई टू की तरफ जाओगे, तो भी डिनोमिनेटर 0 बनते जाएगा, लेकिन अब वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करते हुए जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में tan थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहां पर आ गई? क्या कोई फिक्स्ड वैल्यू आई मिनिमम? वो तो घटती गई, तो माइनस इंफिनिटी तक चली गई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? प्लस इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन जहां पर फाइनाइट इंटरवल है बट उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये बात समझिए। सबसे पहले फाइनाइट
फाइनाइट इंटरवल बट इनफाइनाइट एलिमेंट्स, 0 से लेकर 1, ये एक फाइनाइट लिमिट हो गई, फाइनाइट इंटरवल हो गया, क्योंकि उसके दोनों एंड्स फिक्स्ड है 0 से 1, बट क्या उसके एलिमेंट्स फिक्स्ड है? के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जब भी ऐसे टाइप का कोई फंक्शन बनेगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है tan थीटा या tan x, तो उस केस में अगर आपको रेंज निकालनी है तो रेंज कैसे लिखी जाएगी? सबसे मिनिमम वैल्यू से लेकर सबसे मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। अब tan थीटा में मिनिमम माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम प्लस इंफिनिटी आ रहा है। अगर आपको मैंने कोई इस तरीके का ग्राफ दे दिया 0 से 1 के बीच में, ग्राफ ऐसा है और डिफाइंड केवल 0 से 1 के बीच में, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन लिमिटेड है? 0 से 1 के बीच के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो गए बट इंटरवल फाइनाइट हो गई। ठीक है, इंटरवल फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो गए, तो थर्ड वाली केस हो गई। और थर्ड वाले केस में क्या बोल रहा है वो? रेंज कैसी होनी चाहिए? लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू। मान लो लोएस्ट वैल्यू यहां पर ही है, मानना क्या है, वो तो दिख रहा है आपको ग्राफ में। तो लोएस्ट वैल्यू है 0, हाईएस्ट वैल्यू मैंने आपको बोल दी 1 है, तो रेंज कहां से कहां तक चली गई? 0 से 1, और डोमेन वो भी 0 से 1। समझ में आ रही है बात? तीनों केसेस समझ में आए हैं? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्राफ्स देखने थे। ये 2 ग्राफ्स तो देख लिए थे। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ नहीं देखा था ना, यहीं से स्टार्ट करना था। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, इसका पहले तो डेफिनेशन समझेंगे। अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स। ये नोटेशन देखा हुआ है इससे पहले? इसका मतलब समझा है? नहीं समझा है? एफ इज अ नोटेशन ऑफ फंक्शन, वो जो बीच में कोलन आया है, 2 डॉट्स जो आए हैं, वो बता रहा है इज डिफाइंड फॉर। इसका मतलब है वो जो एफ का मतलब है फंक्शन, वो जो कोलन है बीच में 2 डॉट्स हैं, उसका मतलब है इज डिफाइंड। इज डिफाइंड उसका मतलब है उसके आगे क्या आ रहा है? पहला जो लेटर है, या वो सेट है, वो लेटर लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में सेट है। और किसका सेट है वो? ऑल रियल नंबर्स का। फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑन, फॉर ऑल रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स। ये इसको पढ़ने का तरीका है। F:R'(R)(R)। इसका मतलब है फंक्शन इज डिफाइंड फॉर पहला सेट ऑल रियल नंबर्स, एरो मतलब टू, दूसरा सेट ऑल रियल नंबर्स। तो पहला सेट किसको लिखा जाता है? डोमेन या कोडोमेन? पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। पहला सेट इनपुट, दूसरा सेट आउटपुट। तो यहां पर डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज और कोडोमेन, रेंज पता नहीं है मुझे, कोडोमेन क्या हो गया? वो भी ऑल रियल नंबर्स। तो इसका मतलब है फंक्शन का डोमेन और रियल नंबर्स, कोडोमेन रियल नंबर्स। यहां पर अगर देखोगे, अगर मैंने अच्छा यहां पर कुछ नहीं है, अगर आपको एक फंक्शन दे दिया f(x) कोलन I पॉजिटिव टू ऑल रियल नंबर्स, इसका मतलब क्या है? अ फंक्शन इन x इज डिफाइंड फॉर I, मतलब क्या? इंटीजर्स, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स अब इसका डोमेन होगा। मतलब डोमेन में 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी जाएगा। एलिमेंट्स अभी भी इंफिनिटी है, बट वो डिफाइंड हो गए और कुछ अलग तरीके से डिफाइन हो गए। और ये एरो का मतलब है गोस टू मतलब डोमेन से कोडोमेन पर जा रहा है। रिलेशन डिफाइंड है या फंक्शन डिफाइंड है। और कब तक डिफाइंड है, कहां पर डिफाइंड है? ऑल रियल नंबर्स। मतलब इसका कोडोमेन क्या बन गया? ऑल रियल नंबर्स। समझा? रेंज के बारे में यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी यहां पर। ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, ये फंक्शन का सिंबल हो गया लिखने का, या उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, और उस फंक्शन की डेफिनेशन ये हो गई। अब ये डेफिनेशन अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग होगी।
जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, सही बात है। ये भी ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर ही डिफाइंड होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर पर जाएगा, तो ये उसको लिखने का तरीका और ये उसका डेफिनेशन। ऐसे ही मॉड्यूलस फंक्शन जो लिखा है उसका डेफिनेशन क्या है वो जरा समझ के लेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और उसकी कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो जब भी आपका इनपुट पॉजिटिव है उस पॉजिटिव इनपुट के लिए y इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, मतलब यही वाला ग्राफ हो गया, है ना। बस ये पूरा ग्राफ नहीं होगा, कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ये कंडीशन देख रहे हैं ना, कंडीशन क्या बोल रही है, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तब फंक्शन है x के बराबर। तो y इक्वल्स टू x का फंक्शन यही वाला लाइन था, बट यहां पर केवल 0 से आगे वाला पार्ट मुझे कंसिडर करना है, मतलब केवल ये वाली लाइन कंसिडर करनी है। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे वो ग्राफ क्या प्लॉट होगा, 0 से आगे तो y इक्वल्स टू x वाली लाइन, अब 0 से पीछे क्या है ये जरा देखते हैं। x लेस देन 0 के लिए क्या कंडीशन है, -x। ये बात समझी, फंक्शन का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x हो गया, तो अगर आप यहां पर देखोगे ये वाली लाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x की है, अगर मैंने इसको एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू तो उतनी रहेगी बट वो निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आया। तो ये जब x इक्वल टू -2 है तब y की वैल्यू जो -2 थी एक और माइनस लगाने के बाद वो +2 हो जाएगी, -4 की वैल्यू +4 हो जाएगी, -6 की वैल्यू +6 हो जाएगी, और अगर आप इन सबको कनेक्ट करोगे तो ये एक लाइन बनती जाएगी जो कि इस वाली लाइन के सिमेट्री की होगी पीछे। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन x की वैल्यू कभी नेगेटिव होने ही नहीं दे रहा, जब भी x की वैल्यू नेगेटिव हो रही थी उसको उठा के ये ऊपर लेकर आ रहा है, समझा, ये बात समझी सबको, पक्का। जब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही खुला, लेकिन जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, फंक्शन के इनपुट की वैल्यू x की वैल्यू जब नेगेटिव आ रही थी तो उसने क्या कर दिया, एक और माइनस लगा दिया ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव बन के ऊपर आ जाए। क्लियर है। तो ये दो अलग अलग लाइंस बन गए, ये बन गया y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू -x। दोनों लाइंस को हम प्लॉट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू x ये वाली लाइन होगी, y इक्वल्स टू -x ये वाली लाइन होगी। अच्छा, जब आप ये लाइंस ड्रॉ करोगे तो ये लाइंस पूरी की पूरी तरीके से एक लाइन ये जाएगी और एक लाइन ये जाएगी, यही होंगी ना वो लाइंस। लाइन तो ऐसे फाइनाइट नहीं हो सकती, एक पॉइंट पर आके खत्म हो गई, ऐसे तो नहीं होगा, लाइन दोनों तरफ अप टू इंफिनिटी जाएगी। बट इसके साथ उन्होंने कंडीशन दे दी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही है जब y इक्वल टू x है, मतलब ये वाले लाइन के लिए, ये वाले लाइन के लिए x नेगेटिव अलाउड नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट गायब हो गया, x नेगेटिव वाला पार्ट इस वाले लाइन के लिए गायब हो गया ना। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है, y इक्वल टू -x के लिए x लेस देन 0 है, तो इसके लिए पॉजिटिव वाला पार्ट गायब हो गया, तो फंक्शन एक v शेप का फंक्शन बन गया। इसको v कर्व भी बोला जाता है बिकॉज वो सिंपल एक v की तरीके से दिखाई देगा, और नाम है इसका मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस या मॉड, इससे पहले हमने अभी जस्ट वेक्टर्स में भी देखा है, मॉड या फिर मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है, केवल नंबर, साइंस वगैरह प्लस माइनस कुछ नहीं आता, केवल नंबर। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है, ये वाला ग्राफ बेसिकली ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। इसका डिस्टेंस कितना हो गया 6, इस वाले का डिस्टेंस 4, 2, इसका डिस्टेंस भी 2, माइनस साइन का तो कोई मतलब नहीं है, इसका भी 4, इसका भी 6, तो वो केवल डिस्टेंस बता रहा है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है। तो इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको डिनोट करने का तरीका होता है दोनों तरफ डंडिया लगा देना, मतलब वैल्यू आप बेसिकली उसकी पॉजिटिव बना रहे हो, ये उसको लिखने का नोटेशन होता है। इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स नाम है उसका, बट मॉड्यूलस हर बार नहीं बोलेंगे, सिंपल फॉर्मेट में मॉड बोल देंगे। ये फंक्शन समझा है सबको, ग्राफ समझ में आया इसका। चलो तो इसका एक सवाल कर लेते हैं, 2-3 सवाल दिख रहे हैं यहाँ पर। फॉर एनी रियल नंबर x वी हैव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स।
ये कंडीशन ही है, इसको जरा प्रूव करेंगे। ये डोमेन वाली जो सिचुएशन थी, जो रूल्स में हमने अभी देखा था, एक्सप्रेशन अंडर एन इवन रूट, रूट ऑफ समथिंग मतलब स्क्वायर रूट मतलब इवन वाला रूट है, शुड बी नॉन नेगेटिव। तो इस रूट के अंदर जो भी हमने लिखा है एक्स स्क्वायर, वो नॉन नेगेटिव ही है। एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव। तो जब मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ गया प्लस एक्स का स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जब है तब ये मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव में, और जब एक्स लेस देन 0 है तब ये मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव में। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्या ये दोनों बातें सेम ही है? दोनों बातें सही होंगी, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के बाहर लिखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। जब आपके पास एक फंक्शन होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर x का इनपुट प्लस माइनस x चल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इनपुट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, बट आउटपुट के ऊपर जब आपका फंक्शन y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है तो x हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि रूट के अंदर का नंबर हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए, तो इसलिए इसके ऊपर मॉड लग, आउटपुट हमेशा इसका पॉजिटिव निकल कर आना चाहिए। रूट ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। ये बात समझ में आई है? रूट ऑफ 15 या रूट ऑफ 16 कैन बी ओनली 4, बट स्क्वायर ऑफ -4 इज ऑल्सो 16। बोलने में अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? आप क्या लिख रहे हो, रूट ऑफ 16 और क्या लिख रहे हो, ये y इक्वल टू रूट ऑफ 16 है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। ये दो इक्वेशंस है। इसका आंसर क्या होगा, केवल +4, और इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू +-4। ये अंतर समझ में आया सबको? रूट का इनपुट भी हमेशा पॉजिटिव और रूट का आउटपुट भी हमेशा पॉजिटिव, लेकिन अगर वो स्क्वायर का फंक्शन है तब प्लस माइनस दोनों चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब आपने आउटपुट निकाला वो आउटपुट कैसा निकला, अगर वो गलती से भी माइनस आ गया तो मॉड लगा दो, वो हमेशा प्लस ही हो जाएगा। तो इसलिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर निकल कर आया मॉड ऑफ एक्स। समझ में आ रही है बात? आगे मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। नंबर्स के साथ चेक कर लेते हैं इसको। एक्स की वैल्यू क्या मान ले, आपका फेवरेट नंबर क्या है बताइए? हाँ, और आपका नेगेटिव में बताओ। -5। एक नंबर है 7 इंटू -5। इसका जब आप मॉड लिखोगे तो पहले तो अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू -5 -35, और फिर उसके ऊपर मॉड, तो वैल्यू +35 माइनस हट जाएगा केवल। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की, 35। अगर मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा मॉड x इंटू मॉड y, मॉड क्या था, x क्या था 7 इंटू मॉड ऑफ -5, मॉड 7 तो 7 ही रहना है, पॉजिटिव नंबर है। मॉड ऑफ -5 क्या बन जाएगा, +5, मॉड हट के माइनस को प्लस बना देगा, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 5, तो ये फिर से 35 ही आ गया। तो ये बात समझ में आई कैसे सही है? ये केवल एक नंबर के लिए नहीं, हर नंबर के लिए सही होगी। मैंने बस प्रूव करने के लिए आपको कोई नंबर्स के साथ बता दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स का मॉड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉड्स ऑफ टू नंबर्स। लैंग्वेज में फर्क समझा? प्रोडक्ट मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉड्स ऑफ टू नंबर्स, मॉड्यूलस ऑफ टू नंबर्स। और सिमिलर चीज है डिवीजन में भी, मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आनी है। मॉड ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में आप ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव लिख रहे हो, उसकी भी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। नंबर्स एग्जैक्टली सेम होंगे तो डिवीजन सेम ही आना है और मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही आना है। बट ये बात एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं होगी। क्यों सही नहीं होगी?
वही लिखा है यहां पर। ये पार्ट हटा दूं, ये तो समझने वाला पार्ट था ना। सेम नंबर्स ले लेता है। मॉड ऑफ 7 माइनस 5, मॉड ऑफ x माइनस वाई हो गया ये। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 12। पहले तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, +5 कर देगा, 7 + 5 12, 12 का मॉड 12। बट अगर मैं इसको मॉड 7 माइनस ऑफ मॉड 5 ये लिखूंगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई था, ये मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y हो गया। क्या इसकी वैल्यू 12 आ रही है? वैल्यू तो 2 आ जाएगी, तो ये बराबर नहीं होगा। मतलब आप हमेशा मॉड ऑफ x माइनस वाई को मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y नहीं लिख सकते, ना आप उसको मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y लिख सकते हो। वो दोनों के इन बिटवीन आएगा। हाँ, बराबर कब आएगा? जब ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे। अगर दोनों इनपुट के नंबर्स पॉजिटिव हो गए तो इसकी भी वैल्यू 2, और मॉड 7 माइनस मॉड 5 इसकी भी वैल्यू 2। तो अगर दोनों इनपुट पॉजिटिव हो गए तो आंसर मैच करेगा, या दोनों इनपुट अगर नेगेटिव हो गए तो भी मैच करेगा। कैसे? मॉड ऑफ -7 माइनस ऑफ मॉड ऑफ -5, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 7 - 5 ही बन जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2। और मॉड ऑफ -7 माइनस ऑफ -5 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -7 + 5 -2 का मॉड 2। समझ में आ रही है? तो जब दोनों इनपुट्स पॉजिटिव हैं तो ये मैच करेगा, और जब दोनों इनपुट्स नेगेटिव है तब भी ये मैच करेगा। बट अदरवाइज बाकी सारे केसेस के लिए ये इन बिटवीन कोई वैल्यू दे देगा, क्योंकि 7 - 5 की वैल्यू 2 आएगी, मॉड 7 माइनस मॉड 5 की वैल्यू 2 आ जाएगी। बट जब आप मॉड के अंदर लिखोगे तो उसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मॉड ऑफ x प्लस वाई की पहला नंबर पॉजिटिव निकाल लो, दूसरा नंबर पॉजिटिव निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तभी जाके मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मॉड 7 प्लस मॉड 5 ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मॉड 7 माइनस मॉड 5। तो मॉड ऑफ x प्लस वाई इज रेंजिंग बिटवीन मॉड x प्लस मॉड y एंड मॉड x माइनस मॉड y। बात समझ में आई? और सेम चीज नेगेटिव मॉड ऑफ x माइनस वाई के लिए भी, वो भी एडिशन में मैक्सिमम ही देगा और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम ही देगा। समझ में आ रही है बात? तो दोनों के लिए x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों चीजों के लिए आपका मैक्सिमम वैल्यू मॉड x प्लस मॉड y है और मिनिमम वैल्यू मॉड x माइनस मॉड y ही होगा। क्लियर है? ये इनइक्वालिटी बहुत काम में आती है आगे जाके, इसको लिख लेंगे, स्टार वगैरह मार्क कर लेंगे और इसको रट भी लेंगे। क्या वैल्यू है ये? क्या बता रहा है ये? किसी भी दो नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मॉड मैक्सिमम जाएगा उनके इंडिविजुअल मॉड्स का सम, और मिनिमम जाएगा इंडिविजुअल मॉड्स का डिफरेंस। क्लियर है? पक्का? चले आगे। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। इसके पहले 4 लेटर से ही आपको समझ में आ जाएगा ये फंक्शन क्या है। साइन, सिंबल, 2 सिंबल्स होता है मैथ्स में, एक प्लस और एक माइनस। तो जो जो इनपुट पॉजिटिव होगा उसका वैल्यू +1, जो जो इनपुट नेगेटिव होगा उसका वैल्यू -1, और जब 0 होगा तब 0, क्योंकि 0 को कोई साइन नहीं होता, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। तो डेफिनेशन देखेंगे पहले तो। अगेन ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर जाएगा, फंक्शन 1 होगा, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। y इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला फंक्शन ही हो गया ना, y इक्वल्स टू 1। इसका ग्राफ कैसे होता था? y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसे होता था? y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो f ऑफ x इक्वल्स टू 1 ये वाली लाइन हो गई, f ऑफ x इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन हो गई, और f ऑफ x इक्वल्स टू -1 ये वाली लाइन हो गई। अब इसके डोमेन्स चेक करेंगे। f ऑफ x इक्वल्स टू 1 कब है? x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो पहले x इक्वल्स टू 1 के लिए, सॉरी y इक्वल्स टू 1 के लिए नेगेटिव x सारे के सारे गायब हो जाएंगे। दूसरा, केवल x इक्वल्स टू 0 के लिए ही फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो बीच वाली पूरी की पूरी लाइन ही गायब हो गई, और यहां पर केवल एक पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट के लिए डिफाइंड है वो। और लास्ट वाला f ऑफ x इक्वल्स टू -1 केवल डिफाइंड है x लेस देन 0 के लिए, मतलब नेगेटिव वाले के लिए, तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या मैच कर रहा है? ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम ही आया ना,
अब बोलोगे ये वाला पॉइंट क्या है, यहां पर होल क्यों किया हुआ है? तो होल इसलिए किया हुआ है क्योंकि ऊपर वाला जो लाइन था वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ था, क्या उसके डोमेन में एक्स इक्वल टू 0 है? तो इसलिए वहां पर कुछ भी फिल नहीं होगा। अगर कुछ फिल करना है तो सॉलिड होल, सॉलिड डॉट, और अगर फिल नहीं करना है तो हॉलो डॉट। तो इसलिए यहां पर, और सिमिलरली यहां पर भी एक हॉलो सर्कल आ जाएगा। हॉलो सर्कल का मतलब क्या है कि वो जगह पर का पॉइंट इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, और सॉलिड सर्कल का मतलब है वो वाला पॉइंट कंसिडर हो रहा है। जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के बारे में बात करते थे, अगर राउंड ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंसिडर नहीं किया है, और स्क्वायर ब्रैकेट है तो कंसिडर किया है। तो वैसे ही दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉलिड होल और दिस इज इक्विवेलेंट टू अ हॉलो सर्कल, हॉलो होल या हॉलो सर्कल। समझ में आ रहा है? ये मैनी टू वन वाला फंक्शन है, बट वो अलाउड होता है, वन टू मैनी नहीं अलाउड होता ना। एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स नहीं चाहिए। अगर आपके मल्टीपल इनपुट से एक आउटपुट आ रहा है तो चल जाएगा। अच्छा, तो इसकी रेंज क्या होगी? y की क्या क्या वैल्यूज आ रही है यहां पर? रेंज मतलब y की वैल्यूज ना, उतना तो क्लियर है। रेंज कोडोमेन में आता है, वो y की वैल्यूज देता है। तो y की एक वैल्यू है +1, एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू है -1। तो इसकी अगर आप रेंज लिखोगे, रेंज क्या लिखी जाएगी? सेट ही बना लो, +1, 0, -1, बस इतने तीन ही एलिमेंट्स होंगे इसके रेंज में। ये बात समझ में आ रही है? कोडोमेन कितना था? ऑल रियल नंबर्स, बट रेंज क्या निकल कर आई? केवल तीन नंबर्स, +1, 0 एंड -1। तो अगर मैंने आपको इनपुट दे दिया y इक्वल टू सिग्नम ऑफ -32.598271, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नंबर देखकर डरेंगे नहीं, इसकी वैल्यू क्या होनी है? -1। सिग्नम फंक्शन का इनपुट कैसा है? नेगेटिव, तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा? -1। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूंगा y इक्वल टू सिग्नम ऑफ प्लस 3988.327192, कोई भी गंदा नंबर, वैल्यू क्या आनी है? +1, और सिग्नम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू आ गई -1, इसकी वैल्यू आ गई +1। आपको इनपुट के नंबर को देखना ही नहीं है, केवल उसका साइन देखना है। अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो आंसर +1, अगर उसका साइन नेगेटिव है तो -1। इसका लिखने का तरीका या फिर इसको डिनोट करने का तरीका होता है SGN। SGN मतलब सिग्नम, ठीक है? सिग्नम ऑफ x इज +1, -1 या 0। क्लियर है? एक चीज मॉड्यूलस में लिखना बाकी था, इसका रेंज लिखना बाकी है। इसका रेंज ग्राफ देखकर बताएंगे क्या आएगा? जोर से बोलिए। वो कोडोमेन हो गया। क्या रेंज में आप -इंफिनिटी तक जा रहे हो? मतलब ग्राफ में क्या आप -इंफिनिटी तक जा रहे हो? ग्राफ का मिनिमा कहां पर है? मिनिमम वैल्यू 0 पर, और मैक्सिमम, मैक्सिमम तो बढ़ते हुए जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, और ये ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हो गया। तो इसकी रेंज क्या निकल कर आई? 0। इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड? इंक्लूडेड। इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, इसके लिए उसको राउंड ब्रैकेट बनाए। तो मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज आ गया 0 से इंफिनिटी। क्लियर है? क्योंकि वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, तो आउटपुट केवल पॉजिटिव ही आएगा या 0 आएगा मिनिमम। ठीक है, चले आगे। इसका रेंज समझ में आया था, तीन ही नंबर्स होंगे, +1, 0 या -1। बहुत सिंपल फंक्शन है ये। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो वैल्यू 1, इनपुट नेगेटिव है तो वैल्यू 0, -1, इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0। ठीक है, ग्राफ भी देख लिया था उसका। हाँ, ये फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाम क्या है इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जो भी आपने इनपुट दिया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको देखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर इन दैट नंबर। तो अगर मैं लॉजिकली आपको बताऊं बिना कुछ थियरी पढ़े, 3.2 इस नंबर का मैक्सिमम इंटीजर कितना होगा? 3। 3.2 ये नंबर 3 से तो आगे है, और 3 इंटीजर है, और 4 उससे 4 से वो नंबर छोटा है। तो क्या 4 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो पाएगा? नहीं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको एक नंबर बताऊंगा 5.25, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। 7.27,
7, 19.28, 19, 28.2, 28, 17, एग्जैक्ट 17 ही, क्योंकि उसके आगे वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही वैल्यू है, क्योंकि वो खुद इंटीजर है। जीरो का भी जीरो, वो भी तो एक इंटीजर है। -2 का -2, वो खुद इंटीजर है। +5 का 5, -21 का -21, -3.2 का कितना होगा? नहीं, -4। इसी बात पर ये सवाल ये फंक्शन थोड़ा सा आपको अटकाएगा। देखिए, नंबर लाइन प्लॉट करता है। यहां पर 0 है, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। आपका नंबर क्या था? -3.2, तो वो -3 के पीछे रहेगा। यहां पर कहीं पर मेरा नंबर हो गया -3.2। जब हम बात कर रहे थे +3.2 की, तो उससे छोटा वाला इंटीजर कौन था? 3। तो इस -3.2 से छोटा वाला इंटीजर कौन हो जाएगा? -4। समझा? तो निगेटिव में जब भी इनपुट आपका निगेटिव होगा तो वैल्यू माइनस वाली एक नंबर छोटे पर जाएंगे। तो -16.2 का इंटीजर कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -17, -3.2 का -4, -9.8 का -10, लेकिन -10 का भी -10, क्योंकि वो तो इंटीजर ही आ गया ना, इंटीजर की वैल्यू तो इंटीजर ही होगी। तो -10 के लिए -10, -10.1 के लिए -11, -9.9 के लिए -10। तो जो भी आपका डेसिमल से पहले नंबर आ रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वही नंबर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, और अगर वो निगेटिव है तो उससे +1 करके माइनस के साइन के साथ आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? पक्का? अब जरा इसका डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। फंक्शन डिफाइंड अगेन ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर है एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। इसका पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। तो जब इंटीजर है तो तब तो वो इक्वल ही हो जाएगा, और लेस देन के लिए आपको उसके जस्ट पहले वाले इंटीजर पे जंप करना होगा। क्लियर है? इट इज यूजुअली डिनोटेड एज बॉक्स ऑफ x। इसको बॉक्स बोला जाता है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है। मॉड और इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, दिस इज मॉड एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, दोनों में अंतर है। ठीक है? यूजुअली देखने में बहुत सिमिलर दिखता है बट दोनों में अंतर है। ठीक है? अंतर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो जब मैं 0 से 1 के बीच में जाऊंगा, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0.1 प्लस 0.1 का 0, 0.2 का भी 0, 0.3 का भी 0, 0.8 का भी 0, 0.9 का भी 0, 0.99 तक जब मैं पहुंच रहा हूं, 99999 तक, तब तक उसकी वैल्यू 0 ही है। और जब मैं 1 तक पहुंच गया तब सडनली उसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि 1 खुद इंटीजर है। समझा? तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, 0 पर तो वैल्यू 0 आनी है, तो ये सॉलिड होल आ गया। ठीक है? 0 से 1 जाने तक कंटिन्यूअसली उसकी वैल्यू 0 ही थी। एग्जैक्टली एट 1 यहां पर एक हॉलो सर्कल आ जाएगा, क्योंकि वो तो अलाउड नहीं होगा, और 1 पे उसकी वैल्यू जंप करके यहां पर सॉलिड होल हो जाएगा। फिर 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 1.99999 तक उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.4 का भी 1, 1.9 का भी 1, तो उन सारी वैल्यूज के लिए उसकी वैल्यू 1 के ही बराबर आनी है। फिर 2 पे अगेन होल आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 इज 2, तो ये फिर से ऊपर जंप कर गया, फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर से हॉलो, फिर से सॉलिड, फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर से हॉलो, फिर सॉलिड, स्ट्रेट लाइन, हॉलो, सॉलिड, स्ट्रेट लाइन, हॉलो, ये चलता जाएगा। क्लियर है? पॉजिटिव वाली साइड तो क्लियर हो गई। नेगेटिव वाली साइड को जरा देखते हैं। -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? अब माइनस साइन आ गया, 0 से एक नंबर पीछे, मतलब -1। समझा ना? जैसे -3.2 का -4 लिखा था, तो -0.1 का -1 लिखा जाएगा। तो 0 से जस्ट पहले मैं नीचे जंप कर जाऊंगा। यहां पर ऑफकोर्स हॉलो सर्कल होगा, क्योंकि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होना है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होना है। तो ये सॉलिड, ये हॉलो, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मैच हो रहा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 -1 होगा या 0 होगा?
जीरो के लिए, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो, तो वो यहां पर सॉलिड फिल हो गया और यहां पर हॉलो हो जाएगा, क्योंकि एक ही इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट पॉसिबल नहीं है। फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स पॉसिबल होते हैं क्या फंक्शन में? तो अगर ऊपर सॉलिड हो गया तो नीचे तो हॉलो होना ही है, फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि इन बिटवीन वाले सारे नंबर्स के लिए तो स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। और फिर -1 पर सॉलिड, अगर यहां पर सॉलिड तो यहां पर हॉलो, फिर स्ट्रेट लाइन सॉलिड हॉलो स्ट्रेट लाइन सॉलिड हॉलो स्ट्रेट लाइन सॉलिड, और चलता जाएगा पीछे। समझ में आ रहा है ये ग्राफ? समझा है सबको? तो अब जरा ग्राफ को देखकर बताइए इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू -∞ है, नीचे जाते जाते -∞ जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू +∞ है। ऑल रियल नंबर्स, -∞ to +∞ इज ऑल रियल नंबर्स ना। मिनिमम -∞ है, मैक्सिमम +∞ है, तो क्या ये इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होगी? थोड़ा सोचेंगे, ग्राफ सही से देखेंगे, क्या इन बिटवीन वाली कोई भी वैल्यू ले रहा है ये? या तो वैल्यू 0 है या 1 है। क्या 0.5 इसका आउटपुट है? क्या 0.2 इसका आउटपुट है? हाँ इनपुट है, इनपुट मतलब एक्स एक्सिस, इनपुट तो है। क्या आउटपुट होना चाहिए? नॉन इंटीजर फंक्शन ही बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसका आउटपुट तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो इसका रेंज क्या लिखा जाएगा? इसका रेंज लिखा जाएगा ऑल इंटीजर्स, -∞ से लेकर +∞, ऑल इंटीजर्स विल बी द रेंज। समझ में आ रही है बात? पक्का? -1 वैल्यू है, 0 वैल्यू है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, चलते जाएगा। इन बिटवीन वाली कोई भी वैल्यू अलाउड नहीं होगी। इनपुट के लिए होगी, एक्स के लिए होगी, आउटपुट के लिए निकालना पॉसिबल नहीं है। फंक्शन समझा है? हाँ हाँ हाँ, जो भी आपको -0 और 1 के बीच की जो भी आउटपुट की वैल्यूज है, वो अगर आपको नहीं चाहिए तो ये फंक्शन यूज होगा, बट ये यूजुअली उसके लिए यूज नहीं होता, ये सवालों में अलग तरीके से यूज होता है। आपका कैलकुलेट करके अगर आपका आंसर 26.28 आ रहा है तो वो पूछ लेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो उसका, ताकि एग्जाम में जब आपको इंटीजर फिल करना है तो 26.28 फिल नहीं हो सकता, तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो। इस तरीके से इसका यूज होता है, ठीक है? बाकी भी बहुत तरीके से यूज होगा, बट ये सबसे आसान तरीका है समझने के लिए। तो देखेंगे बाकी इसका यूज क्या होगा, कैसे होगा, वो आगे आने वाले सवालों में देखेंगे। इफ n इज एन इंटीजर, x इज एनी रियल नंबर बिटवीन n एंड n+1, n की वैल्यू 1 मान लो, 1 से लेकर 2 के बीच में जो भी इंटीजर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव नंबर के लिए -n, इंटीजर के लिए तो इंटीजर। जब x + n लिखा जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + n, क्योंकि n खुद एक इंटीजर था। x को अगर मैंने लिख लिया 1.2, 1.2 + 1, ये नंबर क्या बन गया? 2.2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा गया 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + n अलग से बाहर निकल कर आ गया। सिमिलरली -x के लिए माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, क्योंकि एक नंबर हम पीछे जा रहे हैं। -3.2 का -4 जा रहा था, -4.8 का -5 जाएगा, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा -1 आ गया। इसको नहीं भूलेंगे, ये गलती करवाता है सवालों में, ध्यान रहेगा ये। नेगेटिव नंबर्स के लिए एक नंबर पीछे जाना है, पॉजिटिव के लिए जो उसका डेसिमल से पहले वाला नंबर है वही रखना है, जीरो के लिए तो ऑफकोर्स जीरो ही होगा, और इंटीजर्स के लिए जो इंटीजर है वही नंबर होगा। इसका एक और नाम है इस फंक्शन का, इसको बोला जाता है स्टेप फंक्शन। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इसका ग्राफ एक स्टेप्स जैसा दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर आप एक इंसान बना लोगे तो वो इंसान ऐसे चढ़ते हुए जा रहा है ना स्टेप्स के ऊपर, सही है, इसलिए उसका नाम है स्टेप फंक्शन। समझा है? तो देखकर समझने वाली बात है स्टेप फंक्शन का नाम, बट फंक्शन समझ में आया है सबको? फंक्शन कैसा है? पहले सारे नॉन इंटीजर्स वैल्यू के लिए वो कांस्टेंट, फिर जब इंटीजर आएगा तो ऊपर जंप कर जाएगा, फिर कांस्टेंट, फिर इंटीजर आया तो ऊपर, फिर कांस्टेंट, फिर इंटीजर, फिर कांस्टेंट, इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमने देख ली है। x प्लस ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, जीरो कब होगा? जब x खुद इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, 3 - 3 जीरो हो जाएगा।
बट अगर ये इंटीजर नहीं हुआ x, तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2, 3 - 4 -1। समझ में आ रही है बात? तो जब भी आपका इनपुट इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x 0, और अगर इनपुट इंटीजर नहीं है तो -1। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी यूज होती है बहुत बार, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये फंक्शन तो हमने देख ही लिया। अच्छा, इसका एक और फंक्शन आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसका जो भी बचा हुआ पार्ट है, जैसे मान लो 3.2 के लिए हम बात कर रहे हैं, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल कर आया 3, बचा कितना? 0.2, उसको बोल देंगे फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि उतना इंटीजर पार्ट आपने अलग निकाल लिया, फ्रैक्शनल पार्ट अलग बचा है। तो 6.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.8। समझा? 6.8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 प्लस 0.8, ये 6 एक ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया उसका, ये फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या? 1 से छोटा नंबर ही तो फ्रैक्शन होता है। तो जब भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट लिखा जाएगा वो 1 से छोटा ही होना है। जा, तो वो 0 से बढ़ेगा और 1 तक जाके खत्म होगा। क्या वो कभी 1 हो पाएगा? नहीं। अगर वो 1 हो गया तो 6 + 1 वो डायरेक्टली 7 ही हो जाएगा। तो 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद ही 7 होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 लिखना है। समझा? तो जब आप फ्रैक्शनल पार्ट देखोगे, ये अलग से होना चाहिए। हाँ, अभी तक मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया था। अब उसी का एक थोड़ा सा एक और मैनिपुलेशन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या फ्रैक्शनल नाम था उसका, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0। x की वैल्यू 1 है तो 0, 5 है तो 0, सारे इंटीजर्स पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। तो पहले तो सारे इंटीजर्स मैंने प्लॉट कर लिए, सारे इंटीजर्स के लिए उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही आना है। नेगेटिव के लिए भी 0 ही आना है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स आर स्टिल इंटीजर्स। जब x की वैल्यू 0.1 हो गई तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 0.1। 0.5 के लिए 0.5, 0.9 के लिए 0.9। तो ये लीनियरली बढ़ता गया, y = x के जैसा ही लाइन आ गया ना। ये x की वैल्यू 0.1 पर y की भी वैल्यू 0.1, x की वैल्यू 0.5 पे y की भी वैल्यू 0.5। तो ये ग्राफ लीनियरली ऐसे बढ़ता गया। क्या 1 पर उसकी वैल्यू आएगी? 1 पर फिर से 0 आ जा रहा है, तो यहां पर हॉलो आना चाहिए। 1 पर 0 हो गया। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0.1। 1.1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1.1 को लिखा जा सकता है 1 + 0.1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 0.1। तो फिर से 0 से स्टार्ट होगा, फिर से ऊपर जाएगा, यहां पर फिर से हॉलो, फिर से ऐसा हॉलो लाइन, हॉलो लाइन, हॉलो। पीछे भी ऐसा ही, बिकॉज फंक्शन तो सेम ही है, पीछे भी यही लाइन आएगी। बस पीछे देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर कोई एक नंबर देख लो, ये क्या होगा? -1, -1.5 देख लो, 5 देखना थोड़ा ठीक है। -1.7 देख लो, ये -1 था, ये -2 था, दोनों के बीच में -1.7 नंबर हो सकता है। -1.7 को मैं कैसे लिखूंगा? -1.7 को लिखा जा सकता है -1 - 0.7, या फिर इसको लिखा जा सकता है -2 + 0.3। किस तरीके से लिखना सही है इस फंक्शन के लिए? सही तो दोनों है। इस फंक्शन के लिए किस टाइप में लिखना फायदे का है? -2 + 0.3। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है -2। तो अब जो बचा वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट आ गया प्लस 0.3, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ग्राफ देख रहे हैं ना, ग्राफ हमेशा पॉजिटिव ही है, x = y = 0 वाले लाइन से ऊपर ही है वो। तो ग्राफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो क्या ये ऊपर वाले तरीके से लिखना फायदे का है? नीचे वाला तरीका फायदे का है। तो अगर मैंने आपको बोल दिया -2.3
का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, वो कितना होगा? -3 + 0.7, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। -1.99 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.01। सिंपल तरीका है, जो भी डेसिमल के आगे वाला नंबर है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो समझ में आ गया था सबको। फ्रैक्शनल पार्ट क्या था? 0.7। 1 - 0.7 इज 0.3, वो आंसर आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट था, इसका नंबर था -2.3। 1 - 0.3 0.7, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। ठीक है, तो आगे वाले पार्ट के लिए तो सही है, वो तो सिंपल है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स करली ब्रैकेट से डिनोट होगा इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये बात सही है, क्योंकि मैं x को क्या लिख सकता हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 3.2 इक्वल्स टू 3 + 0.2 और -1.8 इक्वल्स टू -2 + 0.2। दोनों के लिए ये फॉर्मूला सही है, x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर मुझे केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखना है, उसको उस तरफ भेज दो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये उसका डेफिनेशन निकल कर आया। ये डेफिनेशन हमने यहां पर लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। वो x - 1 कब होगा? जब पॉजिटिव नंबर्स होंगे। x - 1, x - 2, x - 3, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। 1 से 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, तो वो x - 1। 2 से 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो वो x - 2 लिखा जाएगा। x - 2 कब लिखा जाएगा? जब ये x 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। उसके ऊपर x - 3, उसके ऊपर x - 4। समझ में आ रहा है? जब 0 से 1 के बीच में होगा तो खुद x के ही बराबर हो रहा है, क्योंकि 0.1 का आंसर भी 0.1 ही है, तो वो खुद x - 0 भी लिख सकते हो चाहिए तो। यहां पर क्या? x माइनस ऑफ -1, तो वो x + 1। उसके नीचे x माइनस ऑफ -2, मतलब x + 2, तो ये x + 2 लिखा जाएगा इसके नीचे, जब -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन -1, और ये चलता जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसके ग्राफ को देखकर इसका एक नाम पड़ा, जैसे स्टेप फंक्शन पड़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इसका ग्राफ कैसा है? एक सीधे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये 100 पता है आपको? करवत के दांत कैसे होते हैं? इसी शेप के होते हैं ना, ऐसे ट्रायंगुलर शेप के, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सॉ टूथ फंक्शन। ठीक है, ये नाम कभी ज्यादातर यूज नहीं होगा, हम डायरेक्टली उसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ही नाम दे देंगे। बट अगर कभी कहीं पर आ गया तो आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, सॉ टूथ, क्योंकि करवत के जो दांत होते हैं, जो कट करता है लकड़ी को, उसके दांत जो होते हैं वो ऐसे ट्रायंगुलर होते हैं ना। जब ये इस तरफ घिसेगा तो वो स्मूथली घिसते हुए जाएगा, और जब आप उसको वापस खींचेंगे तो वो उसको काट के बाहर निकालेगा। इसलिए वो सॉ टूथ जैसा काम करता है, और ये फंक्शन भी वैसा ही है। ठीक है, समझा ये फंक्शन पूरा सबको? है ना? चेहरे उड़े हुए क्यों है भाई सबके? कोई है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है पूरे क्लास में? ऑनेस्टली बताओ। सबको समझ में आया है पक्का? अगर नहीं आया है तो ऑनेस्टली बता दीजिए, ठीक है? कोई डांटा नहीं जाएगा आपको। आई थिंक नवीन सर भी कभी डांटेंगे नहीं क्लास में, मैं भी कभी नहीं डांटूंगा। बट अगर आपको नहीं समझ में आया और अगर आपने नहीं पूछा, ना क्लास में ना क्लास के बाद, तो फिर वो टॉपिक आपका वीक ही छूट जाएगा, तो आपका ही नुकसान है। डाटा कभी नहीं जाएगा आपको, ना क्लास में ना क्लास के बाद। तो जितना आप फ्रीली रहोगे क्लास में, उतना आपका ज्यादा फायदा। ठीक है, चल अगले फंक्शन पर आएंगे। अगला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी इसका एक एग्जांपल हमने देख लिया था। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा जाएगा y इक्वल्स टू e की पावर a की पावर x। e कोई एक स्पेशल नंबर होता है, जनरली अगर लिखोगे तो a की पावर x लिखा जाएगा। अच्छा, इन दोनों के रेंज लिखे क्या हमने? इसकी रेंज लिख ली इंटीजर, इसकी रेंज क्या होगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज क्या होगी? ग्राफ को देखकर बताएंगे। कहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 के ऊपर भी कुछ भी नहीं है। क्या 1 हो रही है उसकी वैल्यू कहीं पर भी?
1 नहीं हो रही, 0 हो रही है, तो इसका रेंज क्या लिखा जाएगा? रेंज लिखा जाएगा 0 इंक्लूडेड से 1 नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है? समझ में आया सबको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, a की पावर x, अगर a 1 नहीं है, a 1 क्यों नहीं होना चाहिए, समझा था ना सबको? अभी थोड़े टाइम पहले बताया था a 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग विल गिव यू 1, तो मल्टीपल इनपुट के लिए आउटपुट एक ही आ जाएगा, तो वो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन ही बन जाएगी। x के किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू 1 ही आ रही है, तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन ही हो गया ना, तो उसको a इक्वल्स टू 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब आप a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे तो दो तरीके से ग्राफ खुलेगा, एक होगा 0 से 1 के बीच में और एक होगा 1 से बड़े नंबर के लिए। पहले देखते हैं 1 से बड़े नंबर के लिए। मान लो 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 अगर मैंने a की वैल्यू लिख ली तो वो फंक्शन क्या बनेगा? 2 की पावर x। जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी? 2 की पावर 0, 1। a के जगह पर कोई भी नंबर रहने दो, एनीथिंग की पावर 0 विल बी 1। 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, 9 की पावर 0, -5 की पावर 0, -2 की पावर 0। हाँ, a खुद 0 नहीं हो सकता, वो तो उन्होंने यहां पर भी बोला है, a 0 हो गया तो वो हमेशा 0 ही हो गया, तो फंक्शन ही नहीं बचा। तो a 0 अलाउड नहीं है, a 1 अलाउड नहीं है, a नेगेटिव अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जब भी x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो 0,1 वाले पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पिवट पॉइंट हो गया इस ग्राफ का। x के किसी भी वैल्यू के लिए वो हमेशा 0,1 से पास तो करेगा ही करेगा, और a के भी किसी भी वैल्यू के लिए। जब x की वैल्यू 1 हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 2। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू 3 पर 8, 4 पे 16, 2 4 68 16 32 ऐसे बढ़ता गया, और फिर वो गैप धीरे धीरे बढ़ता गया, तो ये ऐसे ऊपर भाग जाएगा, बहुत जल्दी भाग जाएगा ना। पहले x इक्वल टू 1 पे 1 से 2 तक ही गया, फिर x इक्वल टू 2 पे थोड़ा और ऊपर चला गया, x इक्वल टू 3 पे थोड़ा और ऊपर चला गया, x इक्वल टू 4 पे बहुत ऊपर चला गया, 5 पे और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये गैप्स बढ़ते 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 जाएंगे, तो ये ग्राफ बहुत जल्दी ऐसे ऊपर भाग जाएगा। समझा? ये तो हो गया x पॉजिटिव के लिए। x अगर निगेटिव हुआ, इस तरफ का ग्राफ समझ में आया ना? x अगर निगेटिव हुआ, जैसे x की वैल्यू मान लो -1, तो 2 की पावर -1 कितना? 1/2। पावर अगर माइनस होती है तो फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 2 की पावर -1 1/2 जो कि 1 से छोटा होगा, तो -1 पे उसके नीचे आ गया। 2 की पावर -2 1/2 की पावर 2 1/4, 2 की पावर -3 1/8 1/16 1/32 1/64, ये चलता जाएगा। क्या ये कभी 0 को क्रॉस करेगा? 1/1024 1/2048 1/4096, बहुत बड़े नंबर्स हैं, बट हमेशा पॉजिटिव ही है, तो 0 को कभी क्रॉस नहीं करेगा। और जब x इंफिनिटी चला जाएगा, जब x माइनस इंफिनिटी, सॉरी, जब x माइनस इंफिनिटी चला गया, तो 1/2 की बहुत बड़ा नंबर, 2 की पावर बहुत बड़ा नंबर, तो वो 1 बहुत बड़ा नंबर हो गया, जो कि बहुत क्लोज टू 0 होगा, बट 0 कभी नहीं होगा। x इक्वल टू इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो 1/∞ 0 कभी हो नहीं पाएगा, बट 0 के बहुत क्लोज चला जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा, बट क्या ये कभी 0 को टच करेगा? नहीं। इसीलिए ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है उसका असिम्पटोट। असिम्पटोट मतलब ऐसी लाइन जिसके वो बहुत पास में जा रहा है एट सम पर्टिकुलर वैल्यू, बट उसको कभी टच नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल हमने tan x के ग्राफ में भी देख लिया था। x इक्वल टू -π/2 पे क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, या x इक्वल टू +π/2 पर क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वैल्यू कंटिन्यूअसली उसको अप्रोच करते हुए जा रही थी, तो ये भी तो एक एसिम्पटोट ही हो गया ना। लाइन को बहुत करीब जा रहा है उसके, बट कभी टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां पर x इक्वल टू 0 एसिम्पटोट है, y इक्वल टू 0 सॉरी x एक्सिस, और यहां पर x इक्वल टू +π/2 x इक्वल टू -π/2 एसिम्पटोट। कल नाम याद रखना है आपको, याद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, 12th स्टैंडर्ड में आके उसके बारे में बहुत बातें करने वाला है, तो अभी फिलहाल केवल आपको ग्राफ भी याद रहा तो भी चल जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ किसका था? एक्सपोनेंशियल ग्राफ, बट उसकी कंडीशन क्या थी? a को मैंने क्या माना था? 2,
विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये ग्राफ आ गया a ग्रेटर देन 1 के लिए, समझा। अब देखते हैं जरा a लेस देन 1 के लिए क्या होगा। a लेस देन 1 मैंने मान लिया 1/2 की पावर x। अच्छा, a हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए, तो 1 से छोटा मतलब केवल 0 से 1 के बीच का ही नंबर चलेगा। तो जब मैंने a को खुद 1/2 मान लिया, तो अब x इक्वल टू 0 पे फिर से x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1/2 की पावर 0, फिर से 1, 0,1 पिवट पॉइंट पर आ गया। अब जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब x की वैल्यू जब +1 है, तो इसकी वैल्यू 1/2, फिर 1/4, फिर 1/16, 8, 1/16, 1/60, 32, 64, ये चलता गया। मतलब अब x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये 0 का अप्रोच करने लग गया। पहले x के नेगेटिव वैल्यू के लिए 0 का अप्रोच कर रहा था, अब x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 को अप्रोच करने लग गया। मतलब इसके आगे वाला ग्राफ ऐसे जाएगा, और x जब निगेटिव हो जाएगा 1/2 की पावर -1, 1/1/2 बन जाएगा 2 की पावर 1, 2, 1/2 की पावर -2, 4, 1/2 की पावर -3, 8। तो ये x के निगेटिव वैल्यू के लिए अब ऊपर चढ़ता गया। तो ये ग्राफ पीछे ऐसे एक्सपोनेंशियली ऊपर चला गया। ये बात समझ में आ रही है? मिरर इमेजेस है ना एक दूसरे के। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए आगे पॉजिटिव, आगे बढ़ता गया। x लेस देन 0 के, x लेस देन 1, x नहीं, a लेस देन 1 के लिए पीछे बढ़ता चला गया। समझ में आ रहा है? ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। अगर मैंने यहां पर y एक्सिस पर एक मिरर रख दिया, तो ये आगे वाला ग्राफ मुझे पीछे ऐसे दिखाई देगा। किसी अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये पीछे ऐसे बढ़ते हुए दिखाई देगा, और ये पीछे वाला ग्राफ ऐसे आगे जाते हुए दिखाई देगा। तो ब्लू वाली लाइन कौन सी वाली इक्वेशन का ग्राफ है? a की पावर x c बट a लेस देन 1। और ग्रीन वाली लाइन a की पावर x का ही ग्राफ है, बट a ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है? यहां पर a लेस देन 1, यहां पर a ग्रेटर देन 1। दोनों का अंतर समझा है सबको? ग्राफ अभी भी a की पावर x का ही है, बट a की वैल्यू बदलने पर ग्राफ का शक्ल बदल गया। ठीक है? इसकी रेंज क्या होगी? लिखिए सामने, देखकर मत बताइए, ग्राफ को देखकर बताइए। क्या ग्राफ 0 के नीचे जा रहा है कभी? 0 के ऊपर जस्ट 0 का अप्रोच करते हुए जा रहा है, मतलब 0 कभी होगा नहीं, बट 0 के बहुत पास में नंबर होगा। कंटिन्यूसली बढ़ते 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 अप टू इंफिनिटी गया। तो इसकी रेंज 0 नॉट इंक्लूडेड से इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, वही लिखा है। डोमेन तो ऑल रियल नंबर ही होगा। समझ में आया? ये वाला इक्वेशन भी, ये वाला फंक्शन भी। ठीक है? अगर मैं इसका लॉगरिथमिक निकालूंगा, उसका ग्राफ वैसे हम चैप्टर में डिटेल सीखेंगे, बट अगर मैं इसका लॉगरिथमिक फंक्शन भी लिखूंगा, y इक्वल्स टू a की पावर x को कैसे कन्वर्ट किया जाता है? log y टू दी बेस a इक्वल्स टू x। अब यहां पर इनपुट y और आउटपुट x हो जाएगा, तो मुझे इस फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा। मैं फंक्शन को लिखूंगा x इक्वल्स टू a की पावर y, और इसका लॉगरिथमिक फंक्शन क्या लिखा जाएगा? log x टू दी बेस a इक्वल्स टू y। अब आउटपुट y हो गया, इनपुट x हो गया। यही फंक्शन का डेफिनेशन होता है, इनपुट x और आउटपुट y। तो अब यहां पर log का इनपुट पॉजिटिव ही चाहिए, log का इनपुट कभी नेगेटिव नहीं चल सकता। बताइए, log पता ही नहीं है? कितने लोगों को log पता ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऑनेस्टली हाथ ऊपर करिए। एक, आपको भी नहीं पता ना? चलो इसको फिलहाल छोड़ देता है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में 15-20 मिनट जाएंगे। ये छोड़ नहीं रहे हैं, ये अगले चैप्टर में करने ही वाले हैं। मैं बस थोड़ा सा आपको पहले इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसका जस्ट अगला चैप्टर लॉगरिथम ही है, तो उसमें डिटेल करने वाले हैं। अगर पहले से थोड़ा बहुत पता होता तो फिर थोड़ा सा यूज कर सकते थे उस बात को, बट अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लॉग में डिटेल सीखेंगे। चलो क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। सवाल क्या दिया है? मॉड ऑफ x -1 -2 का खुद मॉड इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ, पहला सवाल मैं एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा एक और सवाल करेंगे जो आपको खुद को करना है। मॉड ऑफ x -1 -2 इक्वल्स टू 5, ये आपको सवाल दिया है, x की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है? जब बाहर का मॉड खुलेगा, तो ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव के ऊपर राइट हैंड साइड डिपेंड करेगी। समझ में आ रही है बात? तो जब मैं बाहर के मॉड को खोलूंगा, ये क्या खुलेगा? x -1 का मॉड -2, बाहर का मॉड गायब हो गया। राइट हैंड साइड क्या बनेगी? +-5।
क्योंकि इस बाहर के मॉड के अंदर वाला नंबर +5 भी अलाउड था और -5 भी अलाउड था, तभी जाके तो उसका मॉड 5 आ जाएगा ना। तो जब मैंने ये बाहर का मॉड हटा दिया तो उसके अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू +- अलाउड है। जैसे अगर आपके पास मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 3 होता है तो y की वैल्यू क्या निकल कर आती है, +- 3 दोनों चल जाती है। बस वहां पर y के जगह पर ये कुछ झमेला दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, +- 5। समझा? तो इसको दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार सॉल्व करेंगे +5 के साथ और एक बार सॉल्व करेंगे मॉड ऑफ x-1 -2 इक्वल टू -5 के साथ। पहले इसको देखते हैं, उसको बाद में करेंगे, पहले इसको जरा देखिए। क्या ये -2 इस तरफ आ सकता है? वो तो मॉड के बाहर है, वो तो सिंपल नंबर है, वो इस तरफ जाके मॉड ऑफ x-1 शुड बी इक्वल टू 7 +5 +2 7। समझा? अब ये भी मॉड खुलेगा और ये मॉड खुलने के बाद ये चीज क्या बनेगी, +- 7 बाय द सेम लॉजिक। मॉड खुलने के बाद राइट हैंड साइड +- बनकर निकलेगी, तो ये बनेगा x-1 इक्वल्स टू +7 और इसका दूसरा कंडीशन x-1 इक्वल्स टू -7। समझ में आई ये बात? यहां से आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू +8, यहां से आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -6। ठीक है, अब अगर यहां से देखेंगे वो दो वैल्यूज तो आ गई ना, अब इसको जरा सॉल्व करता है। ये -2 इस तरफ आके +2, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x-1 इक्वल्स टू -5 +2 -3। क्या ये बात अलाउड है? लेफ्ट हैंड साइड में मॉड है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या फिर एट मैक्स 0 हो सकती है। राइट हैंड साइड में -3 है, तो क्या यहां से कोई सॉल्यूशन मिलेगा? यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझा? अब ये जो वैल्यूज आई इनको फिर से वेरीफाई करेंगे गिवन क्वेश्चन के साथ। ये करना जरूरी है क्योंकि शायद इस मॉड खोलने के बाद कोई एक एक्स्ट्रा सिचुएशन सॉल्यूशन आ गया था, जैसे जैसे ये सॉल्यूशन, ये तो एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आया था जिससे अल्टीमेटली मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बट ऐसा हो सकता है कि मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिख ली जिससे कुछ सॉल्यूशन मिला, बट वो सॉल्यूशन गिवन फंक्शन का आंसर ही नहीं है। ऐसा हो सकता है, तो इसको क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। इस x की वैल्यू को मैं यहां पर डालूंगा, इस x की वैल्यू को भी वहां पर डालूंगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो ही वो फाइनल आंसर एक्सेप्ट होगा। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको वेरीफाई करना जरूरी है। तो वेरीफाई क्या करोगे, x इक्वल टू +8 अगर यहां पर डाल दिया तो ये क्या होगा, 8 - 1 7 का मॉड, 7 - 2 5 का मॉड 5। तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है? ये वेरीफाई हो गया, मतलब ये आंसर है। इसको वेरीफाई करेंगे, -6 - 1 का मॉड -2 का मॉड, ये मैच कर रहा है, मतलब ये भी सही सॉल्यूशन है। इस सवाल में निकलने वाले सॉल्यूशंस डिस्कार्ड नहीं हुए, बट किसी किसी सवाल में हो जाएंगे, तो उसको जरा आपको देखना आना चाहिए और ये आदत भी बन जानी चाहिए कि जो भी आपका आंसर आया उसको हम हमेशा क्रॉस वेरीफाई करेंगे सवाल के साथ। तो फाइंड x पूछा था, x की वैल्यू क्या क्या आ गई, -6 एंड +8 के बराबर। ठीक है, समझाए ना सबको सवाल? चलिए एक और सवाल करेंगे, अब ये आप खुद करे हुए। ठीक है, सेम टाइप का सवाल दिख रहा है, दो अलग अलग मॉड को एक साथ खोलना है यहां पर आपको। कंडीशन देखिए, वो मॉड पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब खुलेगा। जैसे x+1 का मॉड अगर लिखा है तो वो x इक्वल टू -1 के आगे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और x इक्वल टू -1 के पीछे हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, उसके अंदर वाला फंक्शन। तो वो x इक्वल टू -1 के आगे पॉजिटिव खुलेगा, x इक्वल टू -1 के पीछे नेगेटिव खुलेगा। कंडीशन समझिए सबको। मॉड x का ग्राफ क्या होता था, x इक्वल टू 0 पे ऐसे जाता था। मॉड ऑफ x+1, अगर मैं ये फंक्शन देखूंगा, ये 0 कहां पर आ रहा है,
x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो -1 पर क्रिटिकल पॉइंट हो गया। -1 के आगे जो भी आप इनपुट दोगे वो फंक्शन का इनपुट पॉजिटिव ही रहना है, तो ये पॉजिटिव ही खुलेगा ऐसे। और अगर इसके पीछे वाला देखोगे, -1 के पीछे -2 इनपुट कर दिया, तो -2 + 1 -1 का मॉड +1, ये ऐसे खुलेगा। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट है -1, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट है 0। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अबाउट वो मॉड खुल रहा है, ठीक है, ये बात समझी ना। तो इस तरीके से जब मेरे पास दो मॉड्स, ये थियरी समझी सबको, इसको जरा यूज करेंगे इस सवाल में। अभी पहला फंक्शन क्या दिया, मॉड ऑफ x -1, मॉड ऑफ x -1 किसके आगे पीछे खुलेगा, x इक्वल्स टू +1 के आगे पीछे, ये खुलेगा x -1 पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, सही है। और ये खुलेगा -x + 1 व्हेन x इज लेस देन 1, नेगेटिव साइन के साथ, समझा। जैसे मॉड x खुलता था x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और -x फॉर x लेस देन 0, तो माइनस साइन लगकर ओपन हुआ ना ये। वैसे ये भी माइनस साइन लग के अगर ओपन होगा तो -x -1 मतलब +1, ये x लेस देन 1 के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए x -1 एज इट इज। ये थ्योरी समझी सबको। और दूसरा वाला फंक्शन क्या था, मॉड ऑफ x + 1, ये खुलेगा x + 1 कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा, और ये खुलेगा -x -1 जब x लेस देन -1 होगा। ये समझा है, सेम ही टाइप है, सेम ही चीज है। तो जरा इन कंडीशंस को ध्यान से देखेंगे। इन 4 कंडीशंस को कंबाइन करके मैं 3 कंडीशंस में लिख सकता हूं। नंबर लाइन ड्रॉ करिए, x ग्रेटर देन 1, तो यहां पर कहीं पर 1 बना दीजिए। 1 के आगे ये कंडीशन हो गई, पहली वाली कंडीशन हो गई ना 1 के आगे। दूसरी कंडीशन क्या है, 1 से पीछे, 1 से पीछे ये वाली कंडीशन हो गई। ये बताया था ना मैंने, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है मतलब वो इंक्लूडेड है, अगर डायरेक्टली खोल दिया मतलब वो नॉट इंक्लूडेड है। दूसरी कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो -1 यहां पर आ गया, उसके आगे ये दूसरे फंक्शन के लिए कोई कंडीशन आ गई, और -1 के पीछे ये दूसरे फंक्शन की कंडीशन आ गई। तो अगर आप इनका कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो 3 कॉम्बिनेशन में टूटेंगे। ये वाला पार्ट दोनों के लिए नेगेटिव खुलेगा, ऊपर वाले के लिए भी नेगेटिव खुलेगा, नीचे वाले के लिए भी नेगेटिव खुलेगा। बीच वाला ये वाला पार्ट कैसे खुलेगा, इतना वाला पार्ट कैसे खुलेगा, दूसरे फंक्शन के लिए पॉजिटिव, लेकिन पहले फंक्शन के लिए नेगेटिव। पहले फंक्शन में x लेस देन 1 था तो उसके लिए तो नेगेटिव खुला, और दूसरे फंक्शन के लिए x ग्रेटर देन -1 है तो उसके लिए पॉजिटिव खुल गया। समझा? नहीं समझा आपको? ये नंबर लाइन मैंने प्लॉट की, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और -1 ही है। एक आ गया -1, एक आ गया +1, ठीक है। +1 के आगे ये फंक्शन कैसा खुला, पॉजिटिव, तो उसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो 1 कैसा खुला, 1 खुला पॉजिटिव, और 2 कैसा खुला है, 1 के आगे, -1 के आगे तो 1 के भी आगे, तो 2 भी पॉजिटिव ही खुला। समझा? +1 के पीछे ये तो निगेटिव खुलेगा, तो फर्स्ट फंक्शन निगेटिव खुला, लेकिन सेकंड फंक्शन -1 से अभी भी आगे ही है, तो सेकंड फंक्शन पॉजिटिव खुलेगा। समझा? -1 के पीछे ये तो नेगेटिव ही खुलेगा, 1 के पीछे है तो -1 के भी तो पीछे ही हुआ, तो ये नेगेटिव खुलेगा पहला फंक्शन, और ये -1 के पीछे दूसरा फंक्शन भी नेगेटिव ही खुलेगा। तो कंडीशंस क्या क्या आ गई, -1 के पीछे एक कंडीशन, -1 से +1 के बीच में दूसरी कंडीशन, +1 के आगे तीसरी कंडीशन। समझा? समझ में आई ये बात सबको? यही बात मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा था। ग्रीन वाला पार्ट है -1 के पीछे, -1 से +1 के बीच में ब्लू, और उसके आगे व्हाइट वाला +1 के आगे, ठीक है। 3 अलग अलग डोमेन्स में ये फंक्शन खुलेगा। समझ में आया है? अब इसको अगर मैं कंबाइंड तरीके से ओपन करूंगा, तो कंबाइंड तरीके में सबसे पहले डोमेन क्या आ जाएगा, x
x इज लेस देन -1, -1 के पीछे वाली कंडीशन, उसके लिए ये कैसे खुलेगा? पहला फंक्शन निगेटिव, दूसरा भी निगेटिव, -1 के पीछे दोनों फंक्शंस निगेटिव ओपन हो रहे थे, तो ये कैसे खुलेगा? -x+1 है ना, -x+1, दूसरा फंक्शन कैसे खुलेगा? वो भी निगेटिव, तो -x-1 इक्वल्स टू 2। ये समझा? ये बात समझ में आई है सबको? कंडीशन समझी थी तीनों? -1 के पीछे पहला फंक्शन नेगेटिव में खुला, दूसरा भी नेगेटिव में खुला। पहला नेगेटिव में खुल रहा -x+1, ये लिख लिया, दूसरा नेगेटिव में खुल रहा था -x-1, वो भी लिख लिया, दोनों का एडिशन इक्वल्स टू 2 है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, -x -2x +1 -1 कैंसिल इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई -1। समझा? सॉल्यूशन आ गया ना यहां से। ये पहले डोमेन की कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन 1। ये इंक्लूड कर लिया, ये वाला इंक्लूड नहीं किया। मॉड वाले फंक्शन में नेगेटिव वाले साइड में इंक्लूजन नहीं आता, पॉजिटिव वाले साइड में इंक्लूजन आता है। ये सही है ना? जो पॉजिटिव खुलेगा तब इंक्लूडेड होगा, जब नेगेटिव खुलेगा तब इंक्लूडेड नहीं होगा। ये ऑब्जर्व किया था। तो उसी तरीके से मैंने यहां पर -1 इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों नेगेटिव खुल रहे थे। और यहां पर -1 इंक्लूड क्यों कर दिया? क्योंकि -1 पे ये वाला पॉजिटिव खुल रहा है, दूसरा वाला फंक्शन, दूसरा पॉजिटिव खुल रहा था, तो -1 कंसिडर करना होगा। समझा? तो इस वाले सिचुएशन में पहला फंक्शन अभी भी नेगेटिव खुलेगा, -x+1, दूसरा फंक्शन अब पॉजिटिव खुल जाएगा, +x+1 इक्वल्स टू 2। सही है? ये क्या आ गया? -x+x कैंसिल, 1 + 1 2 इक्वल्स टू 2। ये तो हमेशा ही सही हो गया। तो इस पूरे डोमेन में ये बात हमेशा ही सही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x इक्वल्स टू -1 इंक्लूडेड से +1। ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया। समझा? ये सॉल्यूशन हो गया दूसरे डोमेन के लिए। और तीसरा डोमेन अगर आप देखोगे, तीसरे डोमेन में दोनों पॉजिटिव खुल रहा है, तो तीसरा डोमेन लिखा जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। क्या अगर उसी सीक्वेंस में अगर लिखना है तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x। समझा है? डोमेन समझ में आया? इस वाले का डोमेन था -1 के पीछे दोनों नेगेटिव, इसलिए इंक्लूड नहीं किया। इस वाले का डोमेन था -1 से +1, बट -1 इंक्लूड किया क्योंकि दूसरा वाला पॉजिटिव खुल रहा था, दूसरे वाले का क्रिटिकल पॉइंट -1 था इसलिए। ठीक है? और इस वाले में पहला वाला पॉजिटिव खुल रहा है, दूसरा तो ऑफकोर्स पॉजिटिव खुल रहा है, पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसलिए उसको भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है? अब ये कैसे खुलेगा? x-1 प्लस ऑफ x+1 इक्वल्स टू 2। सही है? x प्लस एक्स 2x +1 -1 कैंसिल इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आ गई 1। समझा? तो तीनों जगह से, तीनों अलग अलग डोमेन से 3 अलग अलग सॉल्यूशंस मिल गए। ये तो पूरा का पूरा इस सॉल्यूशन का पार्ट होगा। क्या ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट होगा या नहीं, ये वेरीफाई करना जरूरी है। डोमेन क्या था? -x ग्रेटर देन 1, 1 इंक्लूडेड, और आंसर आया x इक्वल्स टू 1। तो क्या ये इंक्लूडेड होगा? हाँ, क्योंकि वो डोमेन में है। क्या ये इंक्लूडेड होगा? आंसर तो x इक्वल्स टू -1 आया, बट क्या -1 आपके डोमेन में इंक्लूडेड है? तो ये सॉल्यूशन डिस्कार्ड होगा, इसलिए वेरीफाई करना जरूरी है। पिछले वाले सवाल में हमने वेरीफाई किया था, दोनों आंसर सही आ गए थे। इस वाले सवाल में जब आप वेरीफाई करोगे तो पहला वाला सॉल्यूशन डिस्कार्ड हो जाएगा, भले वो सही आ रहा है, तो सॉल्व करके उसने आंसर दे दिया, बट क्या वो मेरे डोमेन में आंसर है? नहीं। इसका मतलब ये हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका डोमेन है, और ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये पार्ट आपके डोमेन में है? तो क्या वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा? नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से इस पूरे सवाल का फाइनल आंसर क्या होगा? ये तो होगा ही, ये तो डोमेन ही आ गया, और ये भी होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? x विल बी इक्वल्स टू, -1 तो इंक्लूडेड था, अप टू 1 चला जा रहा था, यहां पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, यहां पर 1 इंक्लूडेड है, तो ये हो गया -1 से +1 दोनों इंक्लूडेड। ये आपका इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा है सबको? पक्का? ट्राई करोगे होमवर्क में? किसके अबाउट खुलेगा ये? कौन से पॉइंट के अबाउट खुलेगा?
-3 x + 3 = 0 कर देना है ना, तो x = -3 के अबाउट खुलेगा, -3 के पीछे -x -3 खुलेगा और -3 के आगे x + 3 खुलेगा। राइट हैंड साइड एज इट इज ही रहने दो, फिर उसको एक तरफ लेकर आके सॉल्यूशन लिखेंगे और एंड में सॉल्यूशन चेक करेंगे क्या वो आपके डोमेन में है। दो ही डोमेन है यहाँ पर, पहला डोमेन x < -3, दूसरा डोमेन x > और इक्वल टू -3। दो डोमेन है, दोनों के लिए चेक किया जाएगा। करोगे होमवर्क में? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है ना आपको, श्रीधराचार्य मेथड वगैरह आता है ना। मॉड x कैसे खुलेगा? x < 0 के लिए -x खुलेगा और x > 0 के लिए +x खुलेगा। तो इसके लिए भी दो डोमेन्स आ गए, एक हो जाएगा 0 से पीछे, एक हो जाएगा 0 से आगे। 0 से पीछे ये खुलेगा -x² + 7x - 8 और प्लस के लिए खुलेगा +x² + 7x + -8। दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालेंगे। दो सवाल होमवर्क में दिए हैं, दोनों सही से सॉल्व करेंगे और इसके आगे वाले क्लास में हम लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।